हेलो, वेलकम टू फंडू ट्यूटर नीट चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12th का पहला चैप्टर। आज हमारा पार्ट 1 है। तो पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि गैमेट्स का यूनियन होंगे, गैमेट्स का फ्यूशन होगा। तो फ्यूशन और यूनियन को हम क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो इवेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब है पहले। अब गैमेट्स तो फ्यूज करेंगे ही, लेकिन उससे पहले गैमेट्स को तो फॉर्म होना भी पड़ेगा, राइट? तो पहला हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। दूसरा होगा गैमेट ट्रांसफर। अब देखो, गैमेट्स तो फॉर्म हो गया, अब वो गैमेट्स को तो फिजिकली, दो गैमेट्स फ्यूज करेंगे ना, तो उनको तो फिजिकली पास पास लाना पड़ेगा ताकि फ्यूज कर पाए, राइट? तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद क्या होगा? पास पास आने के बाद फ्यूशन हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट का मतलब है बाद वाला। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। तो जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे। और जाइगोट फॉर्म होने के बाद रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है? एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो ये है हमारा ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो हम शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन लाइफ स्पैन से। एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए इस पृथ्वी पर हूं। जो डॉग्स आप देखते हो रास्ते में, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया में है। अब the period from birth to natural death of an organism represents its lifespan। मतलब जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं। मानो कि एक इंसान का 42 इयर्स एज में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? तो क्या हम बोलेंगे उसका लाइफ स्पैन 42 इयर्स है? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डेथ तो एक्सीडेंटल डेथ है, वो तो नेचुरल डेथ नहीं है ना। तो हो गया, बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द लाइफ स्पैन। उसके बाद लाइफ स्पैन मे बी as short as few days or as long as a few thousand years। देखो, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका लाइफ स्पैन एक दिन होता है, जैसे कि मे फ्लाई। और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन हजारों साल होते हैं, जैसे कि जायंट सेक्यूआ ट्री, जिनका लाइफ स्पैन 3000 टू 4000 ईयर्स है। समझ सकते हो? तो देखो, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। हो गया। यहाँ पे देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है और उनका लाइफ स्पैन भी दिया हुआ है। देखो, हमारा जो एलिफेंट है, एलिफेंट, उसका लाइफ स्पैन है 60 टू 75 ईयर्स। डॉग का है 25 ईयर्स। रोज का है 10 टू 15 ईयर्स। बटरफ्लाई 1 टू 2 वीक्स। क्रो, कौवा 15 years, parrot 140 years, cow 25 years, banana 25 years। अब देखो, काउ और बनाना को इजीली याद रख सकते हो। गाय केले खाते हैं, गाय केले खाती है, हार्बीवोर है ना, तो केले तो खाएगा ही। तो दोनों का जो लाइफ स्पैन है वो सेम ही है। उसके बाद फ्रूट फ्लाई जो होता है, फ्रूट फ्लाई 1 month होता है उनका लाइफ स्पैन। हॉर्स 50 years, crocodile 60 years, राइस 4 months। ऐसा याद रख सकते हो कि राइस को स्टोर किया जाते हैं गोडाउन में, क्योंकि वो साल भर नहीं मिलता, 4-5 महीने में खत्म हो जाते हैं। तो 4 months ऐसे याद रख सकते हो। टॉर्टोइस जो होता है वो 100 टू 150 years, बनियन ट्री 200 टू 300 years, और सेक्यूआ मैंने ऐड किया क्योंकि दिस इज द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री।
लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म 3000 to 4000 ईयर्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपके लिए मे फ्लाई को भी ऐड करके दिया है। ओके जी, अब देखो मैं यहाँ पे दो टर्म लिखी हूं, एक है आपका लाइफ स्पैन और दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तुम मुझे बताओ कि ये क्या दोनों टर्म सेम है? बताओ। नहीं, ये दो टर्म बिल्कुल सेम नहीं है। लाइफ स्पैन स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कंफ्यूज मत होना, मैं समझा रही हूं। जैसे कि मानव प्रजाति ह्यूमन स्पीशीज 100 इयर्स तक जी सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर इंसान 100 साल जिएगा? ऐसा तो नहीं है ना। जैसे कि भारत में जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, भारत का पॉपुलेशन जो है ह्यूमन पॉपुलेशन, उसका लाइफ स्पैन हम नहीं बोलेंगे, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलेंगे। भारत में जो लोग रहते हैं वो 67 इयर्स तक जी सकते हैं एवरेज। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका का पॉपुलेशन हम बोलेंगे, वो लोग 82 इयर्स तक एवरेज जी सकते हैं। जो लोग जाम्बिया में रहते हैं वो लोग एवरेज 39 इयर्स तक जी सकते हैं। अब समझ में आया? तो ये जो आपका ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये डिपेंड करता है एक कंट्री कितना डेवलप्ड है, वहां के लोग कितने लिटरेट है, कितने एडुकेटेड है, कितने अवेयर है, उनके पास कितने मेडिकल फैसिलिटीज है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन लाइफ स्पैन उन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखो, जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते का जो स्पीशीज है वो 25 इयर्स तक जी सकता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हर कुत्ता 25 इयर्स तक जी सकता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुत्ता 10 to 12 इयर्स तक जीते हैं और फिर मर जाते हैं। तो देखो, जैसे कि लैब्राडोर डॉग का जो पॉपुलेशन है वो 10 to 12 इयर्स तक जी सकता है। सेंट बर्नार्ड का जो पॉपुलेशन है वो 9 इयर्स तक जी सकते हैं, और जो छोटे छोटे डॉग्स होते हैं वो 19 to 20 इयर्स तक जी सकते हैं। अब समझ में आया? क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने जो पिक्चर आपको दिखाई है वो एनसीईआरटी में जो लाइफ स्पैन का चार्ट्स है उसमें आप देखे होंगे कि पैरोट और कौवा, क्रो और पैरोट का जो साइजेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन कौवा बहुत कम जीते हैं, कम सालों के लिए जीते हैं, और पैरट 140 इयर्स तक जीते हैं। तो देखो, लाइफ स्पैन नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। The size of crows and parrots are not very different, and yet their lifespans show a wide difference. और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री, मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों का साइज तो एक ही है, लेकिन मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर देन दैट ऑफ पीपल ट्री। समझ में आया? अब देखो, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होता, किसी को कोई वरदान नहीं मिला है अमर होने का, लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म अमर है, वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और एनसीईआरटी में यहाँ पे इनकम्प्लीट लाइन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। क्यों? देखो, बाइनरी फिशन में क्या होता है, मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, बाइनरी फिशन में क्या होगा, वो बीच से इक्वल पोर्शन में डिवाइडेड होगा और दोनों सेम टू सेम अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो क्या इसका मौत हुआ? मौत तो नहीं हुआ, वो डिवाइड होके दोनों अलग अलग नए ऑर्गेनिज्म को बना दिया। तो इसको हम बोलेंगे एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, वो अमर है। ठीक है, अब देखो, हर इंसान एक ना एक दिन मर जाएगा, राइट? हर इंसान रोज मर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब ये वर्ड WORD वर्ड इसको बोल रही हूँ, इसमें ही बहुत सारे इंसान का थ्रू आउट द वर्ल्ड मौत हो चुके हैं। बहुत सारे इंसान नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का मौत हो चुके हैं, इंसान इंक्लूडेड, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का मौत हो चुके हैं। तो फिर भी कैसे ये मानव प्रजाति या फिर
एनी ऑर्गेनिजम्स का जो प्रजाति है वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सब लोग मतलब विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? तो एक प्रोसेस है जो कि एंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज के कंटिन्यूटी को एंश्योर करता है, जिसको हम बोलेंगे उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब देखो, री का मतलब है फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, फिर से बनाना, फिर से बनाना, ओके। तो ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, और in which an organism gives rise to young ones similar to itself। एक ऑर्गेनिज्म एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, जो छोटा ऑर्गेनिज्म बनाएगा दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑर्गेनिज्म, एक जैसे बनाएगा, ठीक है। सिमिलर बट नॉट सेम, सेम नहीं बोला है, क्योंकि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की होता है। हालांकि एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम पेरेंट का कार्बन कॉपी बनते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वहां पे क्या सेम टू सेम कार्बन कॉपी बनते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। क्या आप अपने मदर के जैसे एग्जैक्टली दिखते हो? नहीं ना, लेकिन आपके मदर भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन हो। तो सिमिलर मतलब ये बोला है कि ह्यूमन से ह्यूमन ही होगा, मंकी से मंकी ही होगा, ह्यूमन से मंकी कभी नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमारा लाइफ स्पैन है इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज हो वो है हमारा बर्थ, हमारा जन्म हुआ। उसके बाद हमारा ग्रोथ होंगे, जैसे कि छोटा बच्चा ग्रो करते हैं, हाइट में इंक्रीज होता है, मसल इंक्रीज होता है, ये ग्रोथ बोलेंगे। और ग्रोथ को एनिमल्स के केसेस में हम जुवेनाइल फेज बोलेंगे, और प्लांट्स के केसेस में वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। आपको शायद मॉर्फोलॉजी में याद होगा, या फिर हाँ मॉर्फोलॉजी में ही आपको याद होगा कि जब एक प्लांट का ग्रोथ होता है, सीड होता है, उससे प्लांट फॉर्मेशन होता है, रूट, शूट, ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, ये सब फॉर्म होता है। लेकिन फ्लावर तभी भी फॉर्म नहीं हुआ। फ्लावर का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब तो वो मैच्योर कर गया, और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, राइट। तो फ्लावर प्रोडक्शन होने से पहले तक प्लांट बर्थ हुआ, उसी टाइम से फ्लावर प्रोडक्शन होने तक का जो स्टेज है हम उसको वेजिटेटिव फेज बोलेंगे, ठीक है, प्लांट्स के केस में। उसके बाद तो मैच्योरेशन होगा ह्यूमंस के केस में, या फिर जो जिनके अंदर वो साइकिल होते हैं, जैसे कि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। ह्यूमंस के केसेस में क्या होता है? प्यूबर्टी होते हैं, राइट। प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, जहां पे मैच्योरेशन होते हैं, मैच्योर होगा, और एक बार मैच्योर हो गया उसके बाद क्या होगा? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेनेसेंस। सेनेसेंस के बारे में डिटेल में हम इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे, और अल्टीमेटली उसका डेथ हो जाएगा। तो देखो, बर्थ से लेके डेथ तक, ओके जी, हो गया। अब रिप्रोडक्शन एनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। ह्यूमन प्रजाति से ह्यूमन प्रजाति बन रहा है तो स्पीशीज का ही कंटिन्यूएशन हो रहा है ना, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन हो गया। और इसके बाद आएगा कि देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म, एक एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका होता है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग होता है, ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब देखो, ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा एक ऑर्गेनिज्म, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो वो कहाँ रहते हैं, पानी में या फिर लैंड में या फिर कहीं और जगह में, हैबिटेट के ऊपर डिपेंड कर गया। उसके बाद इंटरनल फिजियोलॉजी, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम अपने फिजियोलॉजी पढ़ लिया, और अर्थवर्म और फ्रॉग में उनका फिजियोलॉजी पढ़ा। तो देखो कितना डिफरेंट है हमारा फिजियोलॉजी, राइट, और सेवरल अदर फैक्टर्स, ओके। अब देखो, ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये दोनों हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल।
एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अब किसके बेसिस पे हम ये दो हिस्सों में इसका बंटवारा किया है? बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म। अब समझो इस बात को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में सिर्फ एक पेरेंट का हाथ है, सिर्फ सिंगल पेरेंट है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? दो पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स की जरूरत होगी। सिमिलर सेक्स में जो गैमेट फॉर्म होगा वो तो फ्यूजन ही नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, तो मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, राइट? तो टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स की जरूरत होती है। उसके बाद देखो, ऐसा मत सोचो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक पेरेंट से होता है इसलिए गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं, उसमें गैमेट फॉर्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता मतलब कि एमीबा में जो बाइनरी फिशन होता है, ईस्ट में जो बडिंग होते हैं, वहां पे तो कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पे सिंगल पेरेंट तो है लेकिन गैमेट फॉर्मेशन भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो दो पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, और वहां पे गैमेट्स भी फॉर्म होंगे। गैमेट्स फॉर्म होना ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नहीं तो फ्यूजन कैसे होगा? उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि यहाँ पे गैमेट्स का कोई भी फ्यूजन नहीं होता, यूनियन नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ही इसका क्या बोलेंगे, हॉलमार्क है, फ्यूजन ही इसका सिग्नेचर है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे अपलोडेड मिल जाएंगे। अगर आपको 1-on-1 कोचिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर को या फिर यहाँ पे देख सकते हो, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को डेमो प्रोवाइड किया जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हो, नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे आपको डेमो प्रोवाइड किया जाएगा। पहला सेशन जो डेमो सेशन होगा आपका टीचर के साथ, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर वो डेमो सेशन आपको अच्छा लगा तो आप अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।